नमस्कार, एनजीएन के खास शो शख्सियत में आपका स्वागत है। मैं अजीत। कुछ शख्स होते हैं, उनमें से शख्सियत बनती है। शख्स और शख्सियत के बीच का जो अंतर है, वह अंतर आपको मिली हुई सफलता से आंका जाता है। उस सफ़र को तय करने में एक सफलता का माइलस्टोन ऐसा है जो आप पार जब कर लेते हैं तो आप शख्स से शख्सियत बन जाते हैं। और शख्सियत बनने के बाद वो सफलता आपके दिमाग में हावी नहीं हो, आपके अंदर के इंसान को बचा के रखे। यदि आप ये माइलस्टोन पार कर देते हैं तो आप रोल मॉडल बनते हैं। हमारे साथ एक ऐसे ही शख्सियत है जिनने सक्सेस को ना केवल पचाया है बल्कि उसको सबके साथ मिलके बांटा भी है। हम उनका परिचय कराएंगे, उसके पहले हम आपको बता दें कि ये मैं बोल रहा हूँ अहमदाबाद में, और हम जहाँ आए हैं उस जगह का नाम है, उस बंगलो का नाम है अल्ज उमा। यदि किसी ने अपने घर का नाम, बंगलो का नाम अल्ज उमा रखा है तो आप समझ सकते हैं कि वो शख्सियत कैसी होगी। हमारे साथ हैं जिग्नेश पटेल साहब। ये नाम सुन के और बंगले का नाम सुन के यदि आपको टेंशन आया हो तो लाइट हो जाइए, बड़ी शानदार पर्सनालिटी है। जिग्नेश भाई, आपका स्टार्टअप, चाइल्डहुड करियर कैसा रहा? मैं बहुत छोटे गांव से बिलोंग करता हूँ। बेसिकली ऊंझा जो उमिया माता से फेमस है, काफ़ी बड़ा और सबसे बड़ा एशिया का सब्जी मंडी है जहाँ पे, वहाँ मेरा बॉर्न हुआ था। पर मेरे पिताजी गांधीवादी थे, डॉक्टर बने थे बड़ौदा, तो वो डेरोल स्टेशन करके पंचमहाल में एक छोटा सा गांव है, वहाँ बस गए थे। वहाँ पे स्कूल अच्छी थी, पीकेएस हाई स्कूल करके, तो मैं पढ़ पाया था। अप टू 10th में वहाँ पढ़ा था। फिर 11th-12th में बड़ौदा गया और उसके बाद विद्यानगर में आर्किटेक्चर पढ़ने गया। मुझे मालूम नहीं था कि भी आर्किटेक्चर में होता क्या है, पर डॉक्टर नहीं बनना था वो पहले से मालूम था। मुझे ऐसा लगना था कि भाई जो इस लाइन में पढ़ने बिना ड्राइंग का कुछ काम हो, या फिर आप डांस कर सकते हो, म्यूज़िक के साथ कुछ बातें कर सकते हो, और फिर एंजॉय कर कर के अगर आप वो एजुकेशन ख़त्म करते हो, ऐसी कोई ब्रांच में मुझे जाना है। तो मेरा एक कज़िन है जो आज मेरे साथ नहीं है, शैलेश पटेल, उसने बोला था कि भाई अगर तुझे ये है तो ये आर्किटेक्चर करके जो लाइन है वो तेरी पसंदगी का है। बोला ठीक है, चलो लेट्स ट्राई। ऐसे करके मैं आर्किटेक्चर में आ गया था। ख़त्म करने के बाद शादी हुई। जिस दिन बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ था 6 दिसंबर 1992, उसी 1:30 हमारा हस्तमिलाप हुआ था। मेरी वाइफ लीना के साथ शादी हुई, 23 एज थी हमारी। और बचपन से लेके जवानी तक मेरी कोई ख्वाहिश ख़त्म ना हुई ऐसा मुझे नहीं लगता है। मेरे पे माता अंबाजी का बहुत बड़ा हाथ है। मैं खुद मानता हूँ कि मैंने अगर ख्वाहिश की और वो इंस्टेंट नहीं तो फिर थोड़े दिनों के बाद या थोड़े हफ्तों के बाद भी ख़त्म ना हुई, ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा है। बचपन का एक किस्सा याद कर रहा हूँ कि छोटे गांव है, वहाँ पे हमने एक गुजरात स्टेट लेवल की स्पोर्ट्स की कंपटीशन रखवाई थी जीत करके। कबड्डी का एक इवेंट चल रहा था, उसमें फाइनल था गेम। मैं अकेला रह गया था हमारी ओर से, सामने 7 लोग अभी बाकी थे। ये किस्सा मेरे बड़ौदा के एक दोस्त ने मुझे सुनाया था, मैं तो भूल गया था। तो उसने बोला था कि भाई, तब ओपोनेंट टीम ने ये बोला था कि बस अब तो फॉर्मेलिटीज़ बच गई है, हम लोग बस अब जीत का सेलिब्रेशन चालू कर दो। तब उसने बोला था कि तेरा ये सब था, अभी मुझे आउट करना बाकी है, अभी मैं जिंदा हूँ। पता नहीं वो टाइगर अभी जिंदा है। तो पता नहीं वो कैसे अंदर से कॉन्फिडेंस बोलो या अपने अंदर का जज्बा बोलो या कुछ भी जो बोलो, और उसका इम्पेक्ट ओपोनेंट पे बहुत पड़ता है और पूरी कायनात आपके साथ लग भी जाती है। आई बिलीव ऑल्सो दैट। और यू वॉन्ट बिलीव, हम लोग चैम्पियन बने। तो वो जो कमबैक करने का जो सिलसिला है वो मेरी लाइफ में थ्रू आउट द जर्नी, एज ऑफ नाउ टुडे आई एम 54। अभी 27 मई को ही मेरा बर्थडे गया। फिर जैसे कॉलेज ख़त्म होने के बाद अहमदाबाद आया।
यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया एज एन आर्किटेक्ट, फिर धीरे धीरे के इंटीरियर का काम किया, फिर धीरे धीरे करके कंस्ट्रक्शन का भी काम चालू किया। पर वो जो पैसे के पीछे जो दौड़ना होता है, क्योंकि एक बहुत छोटे फैमिली से या फिर छोटे गांव से लोग आता है, तो उसको ये लगता है कि मैं अचीव कर लूँ, ये अचीव कर लूँ, तो कभी कभी जो स्पोर्ट्स होता है वो पीछे चला जाता है और पैसे आगे चले जाते हैं। एट द एज ऑफ 37 आई वॉज 97 kg, सफरिंग फ्रॉम स्पॉन्डिलाइट, बैक एक, लो बीपी, एवरीथिंग आई हैव। तब मैं घूमता तो काफ़ी था फैमिली के साथ। एक बार गया था सोमनाथ मंदिर जो सौराष्ट्र में गिरता है। वहाँ पे दूर एक दीवार पे सेंटेंस लिखा था कि अगर आज एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकालोगे तो कल इससे बहुत ज़्यादा गुना टाइम डॉक्टरों के लिए निकालना पड़ेगा। मुझे लगा कि ये सेंटेंस मेरे लिए ही लिखा गया है, या फिर इसके आगे जो भी कूड़ा कचरा था वो निकल गया ताकि मैं इसको देख पाऊँ, मेरी आंखें खुले। उसके बाद अहमदाबाद आया। मेरा बेटा अर्थ और बेटी अनुजा को टेनिस का रखने के लिए, तो मैंने सोचा मैं ट्राई कर लूँ कि भाई मैं भी इसमें पार्ट ले लूँ। उससे पहले मैं और मेरी वाइफ क्या करती थी कि वो बच्चों का एजुकेशन, मेरा सामाजिक कामकाज वो देखती थी और मैं बिजनेस देखता था। हमने 2 पार्ट डिस्ट्रीब्यूट कर लिए थे। पहली बार ऐसा हुआ कि चल मैं भी ये संभालता हूँ, और तब मेरी आंखें खुली कि ये पैसों के चमक के पीछे दौड़ने में पैसे फिर बाद में कहाँ काम आएंगे वो तो सोचा ही नहीं। और वहाँ से मेरी जर्नी फ्रॉम फैट टू फिट स्टार्ट हुआ। विद इन 1 ईयर मैंने 25 kg लॉस किया। दैट वाज आई वाज एट दैट टाइम 67 kg, और मैं पहले ही साल 35+ में गुजरात का टेनिस चैम्पियन बना। उसके बाद क्रॉस ट्रेनिंग में साइकिलिंग अच्छी है तो वो सुन के मैं धीरे धीरे साइकिलिंग में भी गया। फिर साइकिलिंग में भी काफ़ी बड़े बड़े अचीवमेंट्स किए। पर एक मेरी लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट होता है वो आया 18 फरवरी 2018 को, जब मैं 600 किलोमीटर्स के लिए महसाना से आगे जा रहा था पाली तक। तब आबू रोड से आगे एक बाइक वाला ने आके मुझे पीछे से हिट किया। अब वो मारने के लिए तो नहीं आया था, पर हो सकता है कि मेरा जो रीबर्थ था उसके लिए भगवान ने किसी बंदे को भेजा था। 10 दिन हॉस्पिटलाइज रहा, 2 बार ऑपरेशन हुआ, और डॉक्टरों ने ये बोला कि शायद हो सकता है ये बेड से बाहर ना भी आए, पूरी ज़िंदगी यहीं रुका चलना। क्योंकि मेरा जो पेल्विक बोन जो बोलते हैं उसमें मल्टीपल क्रैक्स थे, इतने बड़े बड़े स्क्रूज है एज ऑन टूडे, बड़ी बड़ी प्लेट्स है, उसके अंदर भी स्क्रूज है। पर जिसको बोलते हैं ना आपकी मनोबल, एक अंतरात्मा, उसके अंदर मेरे स्क्रू नहीं लग पाए, वो आज भी बरकरार थे। एंड आई टू कैन चैलेंज कि भाई अगर भगवान ने मुझे बचाया तो इसके पीछे कोई एक मकसद रहा होगा, नहीं तो मैं चला जाता। तो वो जो 2 महीना जो बेड में पड़ा रहा वो मेरे मनोमंथन का एक पीरियड था। जैसे आपने सुना होगा कि समुद्र में जो मनोमंथन हुआ, जो सागर का समुद्र मंथन, उसमें से जो अच्छी चीज़ निकली, बुरी चीज़ भी निकली। तो मेरे में से जो धीरे धीरे बुराइयाँ थी मुझे दिखने भी लगी कि मुझे क्या कमी करनी है, और अब मुझे आगे पथ क्या लेना है वो भी मुझे दिखने लगा। विद इन 5 months आई हैव completed अगेन 200 किलोमीटर साइकिलिंग। दैट इज़ फॉर देम इट्स अ मिरेकल, फॉर मी इट्स अ गॉड गिफ्ट। और धीरे धीरे करके फिर साइकिलिंग पैशन बनने लगा। मैं अपनी कम्युनिटी स्टार्ट किया, सिम्बालियन साइकिलिंग कम्युनिटी, दैट इज़ www.simbalian.org वेबसाइट है, आप देख सकते हैं। फिर हम लोग पूरा इंडिया घूमने लगे साइकिल पे, एंड आई हैव रोड ऑलमोस्ट 1 लाख किलोमीटर ऑन साइकिल। एक बार जो 100 किलोमीटर गाड़ी में चलता था और 100 किलोमीटर के बाद उसको वहाँ जाके एक बार लेटना पड़ता था 15 मिनट, आज वो बोलता है कोई बात नहीं, इट्स अ पीनट फॉर मी, चलो साइकिल पे घूमते मज़ा करते, और उसके बाद दूसरे दिन सुबह उठ के बिजनेस भी कर लेता है। तो मुझे ये लगता है कि स्वास्थ्य के लिए मुझे काम करना चाहिए। और स्वास्थ्य एक चीज़ ऐसी है कि अगर वो बिल्ट है आपके पास तो आप वेल्थ फिर से भी बना सकते हो। पर अगर हेल्थ एक बार चली गई तो भगवान किसी को, जैसे मैं नसीबदार हूँ, ऐसे किसी को मौका देता है कि वो फिर से बिल्ड कर सकता है। बाकी सब हेल्थ चली गई उसके बाद उसकी कीमत होती है। आपने साइकिलिंग की बात की। इंडिया में स्पोर्ट्स का बेस नहीं है, स्पोर्ट्स आप हॉबी के तौर पे नहीं अपना सकते, और साइकिलिंग तो हाईली कॉस्टली एडवेंचर्स है। साइकिलिंग का जो एडवेंचर है वो हाईली कॉस्टली है, इकोनॉमिकली भी, टाइमली भी, और ये इंडिविजुअल गेम नहीं है।
इसमें आपको लोग चाहिए, गैदरिंग चाहिए। तो ये क्लब बनाने के पहले जो कन्विंसिंग स्ट्रगल था, उसको आपने कैसे फेस किया? देखिए, इसका स्टार्टिंग ये हुआ थी कि मेरे बेटे की जो साइकिल थी वो पड़ी रही थी, वो जंग खा रही थी। तो मैंने सोचा कि भाई मेरी ऑफिस 1-1.5 किलोमीटर दूर ही है, क्यों मैं गाड़ी लेके जाऊं, इससे अच्छा है मैं पेट्रोल बचा लूं। तो दैट वाज द स्टार्टिंग ऑफ हाउ आई स्टार्टेड माय साइकिलिंग एज ए हॉबी। गुजराती आदमी कुछ भी करता है उसके पीछे एक इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट होता है। ये जो साइकिलिंग का क्लब बनाओ, 1 लाख किलोमीटर से ज़्यादा की जर्नी हुई, उसका स्टार्ट 1 किलोमीटर का पेट्रोल बचाने से हुई थी। और वो ना एक आर्किटेक्ट बचा रहा था। ये समझिएगा गुजराती माइंडसेट। हाँ, तो उसके बाद वो पैशन बढ़ता गया, मैं काफ़ी साइट पे जाने लगा धीरे धीरे करके, और बेसिकली यही दिमाग में था कि अगर कितना देती है क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छा है कि भाई ये चला लूँ, तो वो क्वेश्चन नहीं। हाँ, जहाँ पे फैमिली लेके जाना है वो ठीक है, वहाँ पे ज़रूरत है, या फिर कहीं और लेज़र के लिए जाना, पर जहाँ पे हो सकता है वहाँ पे तक साइकिल चलाओ। वैसे भी पिछले 10 साल से है इनवाइट डे में एक फोटो सेशन होता है, तमाम मिनिस्टर नई साइकिल लेके आते हैं, पैडल दो चाय मारते हैं। तो एडवेंचर तो, लेकिन उसको एडवेंचर में सफर करना हाँ, मुश्किल है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये पैशन कितने दिन ऑफिस गए साइकिल से? काफ़ी बार, मतलब एक बार तो ऐसा था कि जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ समर काफ़ी हैवी होता है, धूप अप टू गोज़ 47 डिग्री, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, तभी मैं साइकिल लेके जाता था। आपके स्टाफ ने, आपके कलीग्स ने आपको ये नहीं कहा कि पटेल साहब हो क्या गया है, आपको साइकिल से आते हो यार? एक अच्छा सा किस्सा क्योंकि सुना, इंडिया में एडवाइस तो बहुत जल्दी मिलती है। एक अच्छा सा किस्सा गुजराती में शायद सुना पाऊंगा अच्छी तरह से, क्योंकि वो मेरी मदर लैंग्वेज है, मैं फ्लुएंटली बोल पाऊंगा। मेरी ऑफिस है नीचे, वहाँ पे एक जो अपन पान बीड़ी गुटखा खाते हैं उसका गल्ला है, और मैं क्विट टोबैको मूवमेंट बहुत टाइम से चलाता हूँ, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। તો ગુજરાતીમાં કહું તો ત્યાં મારો દોસ્ત ઊભો હતો ને હું સાયકલ લઈને ત્યાં ઊભો રહ્યો, એટલે રોજ જુએ કે હું ત્યાંથી જઉં છું, તો धीरे से उसने पूछा कि क्या अभी बिजनेस वगैरह कुछ ठीक ठाक है। मैंने बोला वैसे तो बहुत दिक्कत है, थोड़ा पैसे देना, तू जो सिगरेट पीता है वो आज छोड़ दे, मुझे वो पैसे दे दे। तो फिर वो भी हंसने लगा। तो ये थिंकिंग होता है कि आप अगर कार है और साइकिल लेके जाते हो। दूसरा एक जो था कि नॉर्मली ये सब जो होता है बीच में આપણે ગુજરાતીમાં જેને વાલ કહીએ, ये वाल बीच में ऐसा था कि बहुत महंगा हो गया था, मिलता ही नहीं था। और तब मेरे चाचा के वहाँ शादी थी, तो और उनके दिमाग में था कि हमारे यहाँ तो इसी का ही खाना करेंगे। तो वहाँ नहीं मिल रहा था तो अहमदाबाद पूछा, और मैं साइकिल लेके गया उधर। साइकिल लेके गया तो मैंने पूछा वाल જોઈએ છે, तो कि कितला? मैं कीधु 70 किलो, 70 kg। तो मेरे सामने देखता है, बोलता है भाव मालूम है? मैंने बोला हाँ पर तो चाहिए। तो उसने फिर दूसरी बार साइकिल्स की ओर देखा, फिर मुझे लगा कि भाई ये कुछ गलत हो रहा है। फिर मैंने जेब से मोबाइल ऊपर रखा आईफोन का, फिर जो अभी जो घड़ी पहनी है वो घड़ी थोड़ी ब्रांडेड वो देखी, तो उसने लगा कि भाई नहीं है, कुछ जो है वो दिखता है वो अलग कुछ है। फिर बोलता है પણ સાહેબ ભાવ તો આટલો બધો છે, તો તમે પછી પેમેન્ટનું? મેં કીધું લીનાબેન મારા ત્યાંથી, ઓહ અચ્છા અચ્છા તમે લીનાબેનના હસબન્ડ છો, हाँ तो લઈ जा। सी द मतलब साइकिल वो एक बार प्रतिष्ठा भी होती है और एक बार आपका निगलेंस भी होता है। तो उसको ये लगा कि भाई साइकिल पे आता है बंदा तो क्या खरीदेगा। क्योंकि साइकिल एक इकोनॉमिकल क्लास की आइडेंटिटी है। जब तक आप मर्सिडीज नहीं ले लीजिए तब तक आप रिच नहीं कहलाते। उसी तरह यदि आपके साथ पास साइकिल है तो बीपीएल सर्टिफिकेट है, वो आपका चलता मतलब पर मुझे एक चीज़ लगी, ये जो कोरोना का काल आया उससे पहले से भी थोड़ा इंडियन मेंटालिटी इज़ चेंजिंग नाउ। लोग अब खुल के जी भी रहे, मुझे जो करना है मैं करूँगा। जो पहले आप लोग यूरोप में जो कल्चर दिख रहे थे कि भाई मुझे जंपिंग अच्छी लगती है, मुझे हिमालय अच्छा लगता है तो मैं हर साल ट्रैकिंग करने जाऊँगा, आज आप देखिए काफ़ी लोग ऐसे चल जाते हैं। तो आपका ये क्लब कैसे बना? वो बीच में हाँ, छूट गया सवाल। सही। 2017 में जब हमको एक अपॉर्चुनिटी मिली गुजरात गवर्नमेंट की ओर से कि भाई दांडी पथ जो अहमदाबाद से दांडी गांधी जी जो गए थे, वो मनसुख मांडविया ने हाँ, चालू किया। तो वो वहाँ पे साइकिल लेके जाना है। तो हमने बोला हम करेंगे, चलो पक्का। तो मेरे पे जिम्मेदारी आई कि भाई इसके लिए कुछ करना है। तो 32 साइकिलिस्ट चुनने थे, हमने 100 भी सिलेक्ट किए, स्पॉन्सर्स भी मिले,
और फिर तब लगा कि भाई अगर इसको ये मोमेंटम बनाना है, क्योंकि वो पहली बार था कि वो रूट पे कोई भी लोग ऐसे कोई जा रहा है, और वो डांडी पथ मतलब जो रास्ते से गांधी जी गए थे वो सेम रास्ता है, बीच में जो भी गांव आते थे वहाँ से ही गुजरना है। साबरमती से लेके नौसाई दांडी हाँ, तक। तो तब मेरे बेटे ने एक आइडिया दिया कि पापा अगर आप खुद का कोई लोगो बनाओ और वो क्लब बनाओ तो वो एक आइडेंटिटी बन जाएगी और उसको फिर कंटिन्यू करो। तो आप देखोगे कि जैसे हमारा लोगो है, दिस इज कॉल्ड सिम्बालियन, तो वो बर्थ था वो। इसमें आप देखेंगे कि दो स्पीसीज है, एक लायन है और एक पिकक है, जो दोनों इंडिया में मौजूद है, और दोनों जो मेल है वो ब्यूटीफुल है। मतलब हम मेल की ओर नहीं फोकस कर रहे हैं कि सब लोग पुरुष लोग ही करेंगे, पर हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा करेंगे जो हमको ब्यूटीफाई करेगा। दूसरा इसमें ट्राई कलर है, ऑरेंज ग्रीन एंड वाइट, वो अपने नेशनल फ्लैग को रिफ्लेक्ट करते हैं कि हम लोग कुछ भी करेंगे अपने देश के लिए करेंगे या फिर हमारे खुद के लिए करेंगे, जो भारत माता के हम सपूत हैं। हाँ, तो वो हमने कॉपीराइट भी करवाया, इसलिए कि भी आगे जाके हम इसको बड़ी एक्टिविटी कुछ करें तो उसमें बाधा ना आए। तो दिस इज़ हाउ सिम्बालियन वाज बॉर्न। मैं एक शो करता हूँ लोक संवाद, तो मैंने रिवर फ्रंट में एक दिन बच्चों से पूछा था, नए बच्चे थे, साइकिलिंग कर रहे थे। अभी तो पब्लिक प्लेसेस पे माई बाइक करके साइकिल्स मिल जाती है। इस साइकिल एडवेंचर के तौर पे कैसे आप देखते हैं? देखिए, क्योंकि आप यूरोप की बात किए, ब्रिटेन की बात किए, 65 के फिल्मों का दौर देखिए, तो ब्रिटेन को जब आइडेंटिफाई करना होता था तो दो तरीके थे। एक वो डबल वाली साइकिल होती थी, लंबी वाली, दैट इज कॉल्ड हाँ, दो लोग मिलके चलाते थे। आई हैव दैट साइकिल। हाँ, तो वो एक उसकी आइडेंटिटी थी। उसके बाद आप जाएंगे तो ये लॉन्ग टूर, लंबे टूर होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंस देती है, एनजीओ फाइनेंस करते हैं, बहुत सारे उनको स्पॉन्सरशिप मिल जाता है। सेल्फ एडवेंचर होता है, वो तो एक देश से दूसरे देश चले जाते हैं। लेकिन जब हम इंडिया में आते हैं तो इस इंडिया क्या, पूरा लगभग एशिया, वहाँ पे साइकिलिंग एडवेंचर या स्पोर्ट्स के तौर पे आइडेंटिफाई नहीं है। देखिए, हमने 2-3 अलग अलग टाइप के प्रोग्राम करते हैं। दैट इज़ वन कॉल्ड SCJ, सिम्बालियन साइकिलिंग यात्रा। उसमें हम लोग पर डे 100 से 150 किलोमीटर्स करते हैं। कभी कभी वो वन वे होता है, कभी कभी टू वे। अपने यहाँ जितने भी देखने लायक पौराणिक या धार्मिक या ऐसे जो चीज़ है, वहाँ पे हम लोग जाते हैं साइकिल से, एक्सप्लोर करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, वहाँ के जो लोकल फूड है वो एंजॉय करते हैं और फिर वापस आते हैं। दूसरा, अब हमने स्टार्ट किया डेस्टिनेशन राइडिंग। हमारे पास हमारा एक सपोर्ट व्हीकल है, उसमें हम लोग साइकिल रख देते हैं। दूसरी, उसमें लगभग 25 साइकिल एकोमोडेट हो जाए ऐसा हमने हमारा व्हीकल बनाया हुआ है। उसके साथ हमारी अलग गाड़ी भी जाती है। वहाँ पे हम लोग जाके 40-50 किलोमीटर 60 किलोमीटर चलाते हैं, वो एरिया पूरा एक्सप्लोर करते हैं। उसका ड्रोन के साथ भी शूटिंग होता है। और हम लोग ये बताना चाहते हैं कि आप पूरा विश्व घूमो, बरोबर है, पर पहले भारत घूमो। आप लोकल में इतनी सारी चीज़ है देखने लायक, यू वॉन्ट बिलीव। अभी हम लोग वर्ल्ड साइकिलिंग डे था तब रोड टू हेवन गए थे। काफ़ी लोगों को मालूम नहीं होगा कि वो रोड टू हेवन गुजरात में है, कच्छ में है। 35 किलोमीटर ऐसे स्ट्रेच, ऐसे एकदम लंबा रोड है, दोनों साइड सी है और बीच में से रास्ता है। वो सी जो 2 महीना होता है वो सूख जाता है और दोनों साइड सॉल्ट हो जाता है। हमारी वेबसाइट पे देखिए www.simbalian.org पे, वहाँ पे आपको वो मिलेगा, या फिर हमारे बाकी सब प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पे। वो वीडियो देखने के बाद मैं नहीं मानता हूँ कि आप थोड़े दिन में वहाँ नहीं जाएंगे। मतलब हमारा एक कंसेप्ट है, एक्सप्लोर इनक्रेडिबल इंडिया ऑन साइकिल। अगर आपके पास टाइम है तो साइकिल से जाइए, नहीं है तो व्हीकल से जाइए, पर पहले इंडिया एक्सप्लोर कीजिए। लेकिन सर, आपने जो बात की, ये इलीट क्लास का हो सकता है कि एक पहले व्हीकल लीजिए, उस पे साइकिल रखिए, फिर गाड़ी से जाइए, फिर नौकर चाकर जाएं, जैसे राजा महाराजा होते थे। इसको मिडिल क्लास से कैसे जोड़ेंगे? जब तक कोई एडवेंचर, कोई स्पोर्ट्स, कोई कल्चर मिडिल क्लास तक नहीं जाता तब तक वो पीपल कनेक्टेड नहीं होता, वो एक गोल्फ जैसा हो जाएगा। आई हैव दैट आंसर कि भाई ऐसा भी नहीं है। काफ़ी बार हम लोग ये करते हैं कि सर्क्यूलर रूट होता है,
उसमें ना कोई सपोर्ट व्हीकल होता है, आपका जो पीछे एक छोटा सा रगसैक जैसा होता है जिसमें एक दो पैर आपकी होती है या फिर सोने का कुछ सामान। हम लोग बीच में काफ़ी जगह धर्मशालाएँ आती है जहाँ पे बहुत सस्ते भाव में आपको रुकना होता है, क्योंकि पूरे दिन का थकान होता है तो जैसे लेटते हो सो जाते हो, तो आपकी वो ज़रूरत होती नहीं कि महंगी 200 300 400 रुपये में रूम मिल जाती है। खाना भी लोकल खिला लेते हैं, कभी कभी तो ऐसा होता है कि लोग भी खिला लेते हैं कि भाई ऐसा एडवेंचर करने के लिए। तो उसमें क्या होता है कि पर डे हम लोग 200 किलोमीटर का रखते हैं और एक सर्कुलर उसमें 1000 किलोमीटर तक भी घूम लेते हैं। और यू वोंट बिलीव उसमें लोग 4000 की साइकिल लेके भी आते हैं। और उसमें कभी कभी कोई अच्छा बंदा आ जाता है तो वो बोलता है कि इसका बाकी का खर्चा आई विल पे, इसको पे नहीं करना है। दैट इज़ कॉल्ड डोनेट फॉर हेल्थ। साइकिल की जब हम बात करते हैं तो आप साइकिल का वो भाव नहीं मानिएगा, क्योंकि ये जो स्पोर्ट्स बाइसिकल होते हैं ये लाखों के आते हैं। हाँ, देखिए पहले तो मन में चाव होना चाहिए। अगर मान लो मेरे पास मर्सिडीज़ है और मेरे पास टाइम नहीं है उसमें बैठने का, या फिर मैं 1 घंटा भी चलाऊँ तो कोई मतलब नहीं है। उससे ज़्यादा अच्छा है अगर मेरे पास बेसिक 2 लाख की गाड़ी है पर मेरे पास टाइम है और मेरी अंदर एक चाव है कि भी चलो बारिश हुई मैं पोलो के जंगल जाता हूँ फैमिली को लेके 2 दिन घूमता हूँ। ज़रूरी क्या है मर्सिडीज़ बेंज जो 1 करोड़ की आए या फिर 2 लाख की गाड़ी? बेसिकली चाव ज़रूरी है। लोग बसों में भी घूमते मैंने देखा है, मतलब अंदर दिल के अंदर एक जज्बा होता है कि मुझे मेरे पास जो भी हो पर मुझे भी 1 2 छुट्टी मिलती है पर मैं उसमें घूमूंगा जाऊंगा। ऐसे ही सेम है, मैंने देखी है लोग 10 10 लाख की साइकिल ला के आते हैं और 2 महीने में वो बाहर पड़ी होती है। और जो 4000 से लेके 10,000 वाली साइकिल वाला होता है वो कॉम्यूट भी करता है घर से ऑफिस, और वो हर रोज़ 35 40 किलोमीटर साइकिल भी चलाता है। अपने आप को नहीं जलाता, दिमाग नहीं जलाता, वो खुल के खाता भी है। मेरे यहाँ ऐसे भी बंदे हैं जो लोग 100 110 किलो वाले थे, उन्होंने ना कोई डाइट किया है ना कभी कोई कम किया है खाना, ऊपर से बढ़ा है और स्टिल दे हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट 30 to 40 kg। अच्छा, एक ईमानदारी का सवाल। आपकी तो सहकाई में दखल है, सहकाई के दरवाजे तक आपके पास नोक पावर है। साइकिलिंग को लेके सहकाई की आपकी कभी बात हुई कि इसको पॉलिसी लेवल पे शामिल कीजिए, इसको इस स्टेट स्पोर्ट्स में शामिल कीजिए, स्कूल में इसको शामिल कीजिए? आ, हम लोग क्योंकि यूथ मिनिस्टर तो आपके हमारे मैंने बीच में 1 2 आई एम ऑन यूट्यूब ऑल्सो, 200 250 मेरे वीडियो है। मैंने एक बार बोला था कि भाई जो लोग साइकिल का ज़्यादा यूज़ करते हैं उसके लिए एक एप्लीकेशन बनाइए ज़्यादा, क्योंकि वो लोग सिर्फ अपने देश के खुद के लिए नहीं चलाते पर देश में कंट्रीब्यूट करते हैं। आपको मालूम नहीं उसकी वजह से पॉल्यूशन कम होता है, उसके वजह से ट्रैफिक का सॉल्यूशन आता है, उसकी वजह से पार्किंग का सॉल्यूशन आता है, हेल्थ इश्यू सॉल्व होता है। और सबसे बढ़िया अपने पास जो क्रूड और ऑयल है वो हम खुद नहीं उतना मैन्युफैक्चर करते हैं, तो वो जो खरीदने के लिए डॉलर चले जाते हैं उसको भी आप हेल्प करते हो सेव करने के लिए। तो उनको ऐसा करो ना कि भाई इतने किलोमीटर अगर आपने साइकिल चलाई है वो उसका एप्लीकेशन के साथ, तो आपको इनकम टैक्स में ये रिबेट मिलेगा या फिर इतना आपको और कुछ फ़ायदा होगा। तो लोग ज़्यादा से जहाँ मानता हूँ कि यूरोप में जो वेदर होता है वो ऐसा वेदर अपने पास नहीं है, पर तो भी सुबह शाम और काफ़ी 8 महीना तो अपने पास है ही। एक नई सोच के साथ अगर आगे बढ़े तो वो अच्छा है। दूसरा नहीं, मेरा सवाल ये था कि जैसे स्वच्छता अभियान चलाया तो सैनिटरी वर्कर तो पहले भी थे, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन पहले भी थी, प्राइम मिनिस्टर जी ने स्वच्छता अभियान चलाया, उसके बाद एम्बेसडर बनाए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, कंट्री लेवल पे, और एक उससे सोसाइटी को जोड़ा। और आज हाल ये है कि लोग कहते हैं, और ये ग्राउंड रिजल्ट ये है कि हम क्लीननेस को लेके हमारे में एक अवेयरनेस आई। आप केला का छिलका बाहर फेंकिए तो आपका बच्चा आपको टोक देगा। तो ऐसे साइकिलिंग को लेके कोई गवर्नमेंट की तरफ से प्रोजेक्ट बने, जैसे दांडी की आपने बात की जहाँ से आपकी क्लब की शुरुआत हुई, तो ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के अलावा बाकी के जो दिन हैं उनमें इनको एक बूस्ट मिले। तो जो आपकी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से, हर्ष संघवी से कोई इसको लेके कोई कन्वर्सेशन हुआ है या आगे कोई योजना? हमने कन्वर्सेशन तो नहीं किया पर हमने एक पीडीएफ बनाया है, पीपीटी बनाया है 75 पेजेस का। लास्ट ईयर हम लोग जाने वाले थे अहमदाबाद से दिल्ली मोदी जी से मिलने और हमारी प्रपोजल भी थी। अभी देखा होगा कि धीरे धीरे
वर्ल्ड में साइकिलिंग तो डे बाय डे बढ़ रही है, इंडिया में भी बढ़ रही है, और इंडिया में एज ए स्पोर्ट्स नहीं, एज ए हेल्थ एक्टिविटी भी बढ़ रही है। और दुनिया में बहुत बड़े इवेंट्स है, पीबीपी पेरिस ब्रेस्ट पेरिस, एक रेस ऑफ अक्रॉस अमेरिका आरएएम भी होता है, और एलईएल लंदन एलिंगटन लंदन। आप नहीं मानेंगे, वहाँ पे जाके लोग 10-10 लाख रुपया पर हेड खर्चा करते हैं और वापस आते हैं। उससे भी अच्छे सीनिक रूट हमारे यहाँ पे है। एक तो मनाली ले खारडुंगला में खुद जाके आया 9 दिन। आप अगर वहाँ जाएंगे साइकिल पे, जन्नत आपको और कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी काफ़ी रूट्स है जो अपने इंडिया में ही है। जैसे अपने गुजरात में है, अगर आप द्वारका से लेके सोमनाथ चालू करो तो सी पे आपको घूमना है। सी पे घूमने का एक अलग ही मज़ा है, और वहाँ पे फील्ड फार्म वगैरह है, और जैसे सामने से अगर आती है हवा तो 10 किलोमीटर पे भी साइकिल नहीं चलती है। वो सब एक्सप्लोर करो, बीच में मज़ा आता है। काफ़ी जंगल है यहाँ पे, अपने पे यहाँ पे राजस्थान में, वहाँ पे भी सीनिक रूट है। तो ऐसी जगह अगर हम लोग ऐसी कुछ इवेंट चालू करें तो दुनिया से, वर्ल्ड से साइकिलिस्ट इंडिया पे आने लगेंगे। तो क्या फ़ायदा होगा कि हमारे यहाँ और भी बिजनेस बढ़ेंगे, हेरिटेज बढ़ेगा, टूरिज़्म बढ़ेगा, और जो पैसा अपना यहाँ से वहाँ जाता है तो वहाँ से यहाँ भी आना चालू होगा। और दूसरा एक कंसेप्ट होगा, जैसे अपन मानते थे कि पहले लोग क्या करते थे कि मन्नत मांग लेते थे कि मेरे यहाँ बच्चा होगा या ये होगा, मेरी ये इच्छा खत्म होगी तो मैं चलते हुए अंबाजी आऊँगा या पावागढ़ जाऊँ। तो वो एक्चुअली हेल्थ के लिए ही था कि वहाँ तक जाने में उसको श्रम पड़ता होगा, और परिश्रम करने से बॉडी बिल्ड होगी। यही चीज़ धीरे धीरे करके साइकिलिंग में आ जाए कि भाई मुझे अब घूमना है, मैं साइकिल एक टूरिज़्म डेवलप कर सकते हैं। तो उसके लिए अपने पास इतने सारे रूट है, तो उसकी वो सारी प्रपोज़ल हमने बनाई है। इस बार सोच रहे हैं कि फिर से हम लोग जनवरी में, अगर आपके माध्यम से कोई बड़े डेजिग्नेशन वाले अगर सुन रहे तो हम लोग वी आर रेडी। उसका टाइटल था मैं भी नरेंद्र हूँ, मैं खुद से मिलने आ रहा हूँ। और मोदी जी तो मालूम है सबको कि वो हर कोई चीज़ नई इसको अप्रिशिएट करते हैं, और हम लोग तो गुजराती है तो गुजराती छोकरे को तो पसंद। स्पेशल रिजल्ट्स है। हाँ। और वो एक हमारी जो प्रपोज़ल है वो तो हम बनाएंगे ही, और हम ये भी बताना चाहते हैं कि एक लेवल से ऊपर अब इंडिया बदल रहा है, तो क्यों ना ये चीज़ भी हम लोग बदलाव करके देखें। नहीं, स्टेट में भी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, टूरिज्म मिनिस्ट्री है और एजुकेशन मिनिस्ट्री। इन चारों का कॉन्सेप्ट मिलके यदि कोई एक पीपीटी बने, क्योंकि आपका इससे हेरिटेज भी बढ़ेगा, आपका हेल्थ बढ़ेगा, आपका टूरिज्म बढ़ेगा और बच्चों में भी एक अवेयरनेस बढ़ेगी। सही बात है। आपने बीच में गुजरात गवर्नमेंट ने ही किया था, धरोई डैम से फ्लैग ऑफ था और वहाँ से लेके वडनगर जाना था। हम लोग सिम्बालियन साइकिलिंग कमेटी से भी 25 साइकिलिस्ट गए थे, और गुजरात के काफ़ी अलग अलग एरिया से लगभग 500-700 साइकिलिस्ट आए थे। ऐसी गवर्नमेंट अपनी यहाँ से कार्यक्रम करते ही हैं, एक हेरिटेज से दूसरे हेरिटेज जाने का। पर इसमें क्या है कि गवर्नमेंट की कुछ ना कुछ अपनी एक लिमिटेशंस होती है। जैसे हमारे एनजीओ, ऐसे गुजरात में काफ़ी एनजीओ है, हमारे जैसे पागल काफ़ी भी है, जो लोग कोई एक लेवल पे बैठे हैं तो भी उनको साइकिलिंग का प्रेम कम नहीं हो रहा है, उनको अपने देश से प्रेम कम नहीं हो रहा है, उनके अपने खाने से पहनने से लगाव से कम नहीं हो रहा है। तो उनको सबको आगे लेके जाओ। ऐसे एनजीओ को आप बताओ कि भाई आप हमें प्रपोजल दो, हम आपके साथ टाइप करेंगे और आप काम कीजिए। ये एनजीओ को पैसे की कोई बाधा नहीं है, क्योंकि वो लोग अपने एक लेवल पे बैठे हैं, तो पैसा डजेंट मैटर। उनको ये चाहिए कि भाई गवर्नमेंट क्या फैसिलिटी करवा सकती है वहाँ पे, या फिर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हमको सपोर्ट कर सकती है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ये अल्ज फाउंडेशन की क्या कहानी? बेसिकली मैं आर्किटेक्ट बना, जब पहली कंस्ट्रक्शन की स्कीम रख रहा था, तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं पहले इंसान हूँ, उसके बाद हिंदू हूँ, क्रिश्चियन हूँ, ये वो। और मुझे ये लगा था कि भाई मैं मरने के पहले कुछ ऐसा करके जाऊँ जिससे मेरा फैमिली का नाम भी कुछ याद रहे। तो AALJ आल्ज करके जो प्रोनाउंस करते आप, काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये तो मुस्लिम नेम है। मैंने बोला अल का। हाँ, राइटर है भी। तो आल्ज मतलब पहला जो ए है दैट स्टैंड फॉर माय डॉटर्स नेम अनुजा, दूसरा जो ए है दैट स्टैंड फॉर माय बेटा अर्थ, तीसरा जो एल है वो लीना माय वाइफ, और चौथा जो आपके सामने है जिग्नेश, वो करके हमने बना दिया आल्ज। अब हम आखिरी दौर में चलते हैं इस इंटरव्यू के। एक आर्किटेक्ट, एक साइकिलिस्ट के अलावा जिग्नेश पटेल क्या है? मैं टेनिस प्लेयर भी हूँ एक,
काफ़ी कविता भी लिखता हूँ, शायरी भी लिखता हूँ, मुझे सिंगिंग का भी शौक़ है। नवरात्रि में 9 दिन पूरा गरबा करता हूँ 4 घंटा। आज भी मैं और मेरी बेटी कपल डांस में इनाम लेके आते हैं। 31 दिसंबर भी एंजॉय करता हूँ। काइट फेस्टिवल आता है तो मैं कभी घर में नहीं होता हूँ, आज भी टेरेस पे होता हूँ। होली धुलेटी आती है तो खुल से कलर लेके घूमता हूँ। बारिश की जब बूंद चालू हुए तो मेरा दिमाग चालू रहता है कि अब कौन से जंगल में जाऊँ, कौन से वाटरफॉल में नहाऊँ। मुझे माँ अम्बे का आशीर्वाद है कि कोई भी शौक़ उसने मुझे ना दिया, ऐसा मुझे नहीं लगता। तो मैं बेसिकली नेचर का आदमी हूँ, प्रकृति का आदमी हूँ। मुझे ये लगता है कि अगर फ्रस्ट्रेशन से बचना है, जो अपना हकीकत में भारत जो लोग आते थे कि जो मानसिक परिताप था उसको शांत करने के लिए, शांति की खोज में भारत आते थे, वो कहाँ जाते थे? प्रकृति में जाते थे। हिमालय मतलब प्रकृति। तो आपके यहाँ तो खुद है प्रकृति, क्यों आप इसने शहर की दौड़ भागी में जाते हो? कभी कभी खुल के जाओ गाँव में, कभी कभी अपनी प्रकृति में जाओ, आपको ईश्वर वहीं मिल जाएंगे। ईश्वर को जंगल में छोड़ के अब हम शहर में आते हैं, आपके पेशे की तरफ आते हैं। आर्किटेक्ट का पेशा 3 दशक तक इंडिया में बड़ा गोल्डन था, अभी बड़े चैलेंजेस हैं। ये बदलाव को आप कैसे देखते हैं? देखिए, चैलेंजेस हर फील्ड में आता है, पर मुझे तो ये लगता है कि डे बाय डे अब इंडिया का आर्किटेक्चर अच्छा हो रहा है। हाँ, अभी बड़ा बाजार बना। हाँ, क्योंकि लोग पूरी दुनिया घूमने लगे। जैसे मान लो आर्किटेक्ट को कौन बोलता है, या तो फिर आप इंडिविजुअल काम करते हो तो वो बोलता है कि भाई सिंगापुर में तो ऐसा था, हांगकांग में गया तो ऐसा था, तो ऐसा कुछ बनाओ। या फिर बिल्डर बोलता है कि ऐसा था तो ऐसा बनाओ। तो उससे दुनिया खुलती है। लोग अब इंटरनेट में बैठ के भी, मुझे तो ये अच्छा लगता है। और आर्किटेक्ट को अब हकीकत में फ़ीस भी अच्छी मिल जाती है, तो वो लोग भी, और मटेरियल इतने सारे अवेलेबल्स है, चॉइसेस इतनी सारी है, आप कोई एक चीज़ बोलो उसमें 10 अवेलेबिलिटी होती है। तो अब खुल के हम भी काम कर सकते हैं और लोगों को। और डे बाय डे क्या हुआ, पहले लोग कंजर्वेटिव थे, उतना पैसा नहीं खर्चते थे, पैसा बचाने के पीछे लगते थे। अब जो भूकंप आया 2001 में, उसके बाद धीरे धीरे के सबको लगा कि भाई आज है कल नहीं है, इससे अच्छा है लाइफस्टाइल बेहतर बनाओ। तो वो लाइफस्टाइल में सबसे पहले प्रायोरिटी आता है होम। तो लोग ये सोचते हैं कि मेरा अच्छा घर हो, वहाँ मैं जाऊँ, शाम को फैमिली के साथ रहूँ, सुकून मिले। तो ऐसे आर्किटेक्चर तो बढ़ता ही जाएगा। अपने जवाब में जिग्नेश भाई ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक क्लू भी दिया है। 10 साल बाद जिग्नेश पटेल कहाँ है? मेरा मैडनेस ये कहता है, क्योंकि आपके फील्ड में रिटायरमेंट तो होता नहीं है। नहीं देखिए, मेरा मैडनेस ये कहता है, मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स आज भी बोलते हैं कि तू बदला नहीं है, पहले जैसे तू था वैसा भी आज ही है, वही बिना टेंशन वाला, जो मन में आए वो करता है। तो मुझे कल की फ़िक्र होती भी नहीं, मेरे कल का सोचता भी नहीं ज़्यादा हूँ। आई बिलीव इन टुडे ओनली। मुझे ये लगता है कल मौत आए तो आ जाए, पर मैं जी के रहूँगा, और वो भी उसको भी गले लगा के रहूँगा। तो मुझे 10 साल के बाद जिग्नेश पटेल आज भी नहीं दिखते हैं। वो है नहीं है, कैसे है, आई डोंट नो। और मैं बिलीव करता हूँ कि कोई भी चीज़ को पकड़ के मत रखो। जैसे पानी बहता है ना, ऐसे अपने मन को बहने ले दो। जब जो ठीक लगे दैट विल आई विल अडेप्ट। आपने हमसे बात की, इसके लिए शुक्रिया। मुझे शुक्रिया तो आपका कहना चाहिए कि ऐसे ही माध्यमों से आप खुल के बात कर सकते हैं, आप अपने आचार विचार को आप बढ़ा सकते हो। और ये एक प्लेटफॉर्म होता है सोशल मीडिया, जो आज सब मानते हैं कि भी दिस इज़ वेरी पावरफुल एक एलिमेंट है। जो आपके दिमाग में चलता है वो लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचने के लिए, और उसको पहुंचना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो अच्छा है वो स्प्रेड होता है, जो ख़राब होता है उसको निगलेक्ट कीजिए। उसकी बैक साइड भी होगी, पर जो चीज़ अच्छी है उसको प्रमोट कीजिए। हमारा एक चीज़ है, गेट इंस्पायर्ड, बी द इंस्पिरेशन। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई ऐसा कुछ करके जाइए। पहले आप किसी से इंस्पिरेशन लीजिए कि भाई मुझे ये अच्छी लगती है। जैसे मेरा दोस्त है महेश, मुझे अच्छा लगता है, उसकी बातें अच्छी लगती है, तो मैं क्या करूँगा, एडप्ट करूँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं कुछ ऐसा करके जाऊँ कि महेश खुद ताली बजाए कि नहीं, इसने मेरे से इंस्पिरेशन लिया। तो लोग पहले आप किसी और के लिए ताली बजाइए, पर कुछ ऐसा करके जाइए कि आपके जाने के बाद लोग तालियां बजाएं। मैंने स्टार्ट में शख्स और शख्सियत को परिभाषित करने की कोशिश की थी। ये जिग्नेश भाई का इंटरव्यू देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि शख्सियत कैसी होती है। तनाव नहीं, सफलता का जश्न,
इनका जब एक्सीडेंट हुआ था पाँव का, तो ये मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे थे कि इनने अपने डॉक्टर को कहा कि मेरा फ़ोटो खींच ला। एक ऐसे हैबिचुअल इंटरव्यू में ये उसका नेक्स्ट पेज, ये मेरा जब 97 केजी का था तब, एंड दिस इज माय पेल्विक बोन। जब एक्सीडेंट हुआ तो ये बड़े स्क्रूज है, प्लेट्स है और स्क्रूज है, तो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ से ही मेरा रीबर्थ हुआ। काफ़ी लोग बोलते हैं कि वो मनहूस जगह थी, मैंने बोला वो मनहूस जगह नहीं है, मैं हर साल वहाँ जाऊँगा क्योंकि वहाँ से तो मेरा रीबर्थ हुआ है। वो मुझे मार के थोड़ी गई है, उसने तो मुझे गोद पे सहलाया था, तब तो मैं बचा था। थपकी लगाई थी ये एक्सीडेंट होने के बाद जो आदमी अपनी फ़ोटो खिंचाया है और जिसको कल की चिंता नहीं हो, जो ये कहता हो कि अभी खूब पैसे मिले हैं आर्किटेक्ट में, चिंता नहीं है, और अल्ज आपने इनका अरबी नाम रख ले और गुजरात में रख ले, अहमदाबाद में रख ले और पटेल ऊपर से, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे किसी ऐसी ही शख्सियत के पास। तब तक आप देखते रहिए NGN। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ये कार्यक्रम कैसा लगा ये हमें इनबॉक्स में कमेंट्स करके बताइए, और यदि आपके कोई सवाल हैं पटेल साहब के लिए तो वह आप इनबॉक्स में पूछिएगा, ताकि अगली बार हम इनसे उनका जवाब ले सकें, क्योंकि ये मल्टी डायरेक्टिव पीपल हैं, तो आपके सवाल बनेंगे तो इनका जवाब ये देंगे। जय हिंद, जय भारत। आई एम प्राउड टू बी फिट इंडियन। हाँ, मैं गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि बाकी के धर्म धर्म नहीं है। हर एक का अपना एक चाव होता है, अपना एक अंदर से कंसेप्ट होता है, वो उसको मुबारक, मुझे जो अच्छा लगता है वो मुझे मुबारक। धर्म में इतनी धारणा जो आप धारण कर सके वो धर्म है, और नेहरू फिलॉसफी थी इक्वलिटी टू ऑल, रिस्पेक्ट टू रिलीजियस, और एक साथ कई धर्म को आप जी सकते हैं। पटेल साहब भी उन्हीं में से एक हैं। नमस्कार।